लेकिन मुकेश सहनी को कितनी सीटें मिलेंगी ये बहुत अपने आप में मजेदार है और उसकी विनेबिलिटी को हाई कर, लेकिन ये संभव नहीं है वर्तमान गठबंधन के आधार पर। तो राजद को सबसे बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी और कांग्रेस इस बार लीड करेगी इस बैठक को। बहुत ज्यादा भीड़ था, बहुत सफल कार्यक्रम कहा जाएगा। 10 सालों में जातीय समीकरण के आधार पर सबसे बड़ा रैली कहलाएगा। 80 सीटें ऐसी हैं जिन पर ना राजद ना कांग्रेस दोनों मजबूत नहीं है। बिल्कुल, इनमें से ज्यादातर सीटें मुकेश सहनी को देने की इस बार तैयारी है। राजद जानती है कि 75 सीट हम जीते थे, जीत में सबसे बड़ा हिस्सा हमारा था। एनडीए में जिस तरह से दावेदारियां हैं उसी तरीके से महागठबंधन में भी दावेदारियां हैं। जी, फॉर्म हो जाता है कि तेजस्वी ही इस गठबंधन के सीएम होंगे, तो इस पर मैं विवाद नहीं करूंगा। जी जी, और इस बैठक का प्रतिफल यही निकला कि तेजस्वी यादव को एक तरह से स्टीयरिंग कमेटी का हेड यानी इसका संचालक बना दिया गया। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं पंचनामा, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। और आज बिहार की राजनीति पर पंचनामा और खबरों की चीरफाड़ हम लेकर आए हैं। बिहार में इस वक्त बवाल है, एनडीए हो या महागठबंधन, पेच जो है पूरी तरीके से फंसा हुआ है। लेकिन एनडीए से पहले महागठबंधन ने सीटों का बंटवारा कर लिया है, जहां पर कांग्रेस की हालत जो है बेहद खराब है, तो सहनी जो है वो माला माल हो गए हैं और पान जो है वो लाल हुआ है और चाचा बेहाल है। और इसी पर आज हम पंचनामा करेंगे और पंचनामा करने के लिए हमारे साथ में हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर जुड़े हुए हैं। सर, आज बेहद अहम पंचनामा, ऑन डिमांड पंचनामा, क्योंकि इस वक्त सीटों का जो फॉर्मूला है एनडीए और महागठबंधन दोनों में फंसा हुआ है। देखिए, पिछले 1.5-2 महीने से लगातार जो दर्शक कमेंट कर रहे थे उसमें से एक बहुत बड़ा सवाल ये था कि महागठबंधन सीटें कैसे बटेंगी। जी, एनडीए में बहुत ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं, पिछले बार भी टूट हो गई थी। बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, डिमांड्स हाई है, सबको अपनी कुर्सी बचानी है, तो पेच वहां ज्यादा फंसा हुआ नजर आता है। जी, लेकिन फिर भी एक स्पष्ट रणनीति समझ में आती है। कौन कितनी सीटें मांग रहा है और कितने तक में भाजपा एडजस्ट करेगी। बैठकें भी 3-4 हो चुकी हैं। बिल्कुल, लेकिन इनकी पहली बैठक हुई कल। जी, और इस बैठक का प्रतिफल यही निकला कि तेजस्वी यादव को एक तरह से स्टीयरिंग कमेटी का हेड यानी इसका संचालक बना दिया गया, मतलब गाड़ी का ड्राइवर बना दिया गया। हाँ, उनके हाथ में गाड़ी दे दी गई, ये कहा जाएगा कि गाड़ी अब वही चलाएंगे, उन्हीं के हाथ में दे दिया गया। और ये महागठबंधन में क्या तय करना है कि लालू यादव को अगर बनाया गया होता तो बात दूसरी होती, लेकिन अगर तेजस्वी को बना दिया गया तो समझ लीजिए कि तेजस्वी के हिसाब से ही चीजें होंगी। जी, जहां तक सीएम का चेहरे को लेकर विवाद है तो कोई विवाद है नहीं, मैं स्पष्ट कह दूं। कल भी मैंने कहा था कि काशी और मक्का में कौन राजा है ये कहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, इसी तरह से महागठबंधन में कौन राजा है कौन सीएम होगा ये कोई कंफ्यूजन नहीं। नीतीश को लेकर कंफ्यूजन जरूर है एनडीए में। जी, लेकिन तेजस्वी को लेकर देयर इज नो कंफ्यूजन। कोई बोलना ना चाहे अलग बात है, संयोजक बना देने के साथ ही ये कंफर्म हो जाता है कि तेजस्वी ही इस गठबंधन के सीएम होंगे, तो इस पर मैं विवाद नहीं करूंगा। जी, आपके लिए वो लेकर आया हूं जो आपको पूरे बिहार के पत्रकारों को के विश्लेषण में कहीं नहीं मिला होगा। हम आपको बता देते हैं और आज इससे आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ओरिजिनल असली यह बात। बिल्कुल, मतलब जब हम लोग पूरा स्पष्ट कर देंगे तब बाकियों पर चलने लगेगा। अरे कल ही से आप देखिएगा। जी, हेडलाइन तो सबने लिखा है, बताया है किसी ने? नहीं, अभी तक अब मैं बता रहा हूं आपको। जी, कई नेताओं से बात हुई, नाम किसी का नहीं लूंगा, और आपको स्पष्ट तौर पर अंतिम समीकरण जो इस वक्त बना है, कौन कितनी सीटें मांग रहा है, कितनी मिलेंगी, ये सब आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। बहुत थोड़ा लंबा रहेगा, बने रहिएगा। आपके नेता की बात भी करेंगे, कितनी सीटें उनको मिलनी चाहिए ये भी बताएंगे, कितना पिछले बार लड़ा था ये बताएंगे, इस बार कितना जीतने की उम्मीद है ये बताएंगे। बिल्कुल, और कौन भाग सकता है और कौन नया एडिशन होगा महागठबंधन में ये भी बताएंगे। तो पूरी तरीके से तेजस्वी और महागठबंधन से जुड़ा हुआ ये विश्लेषण है। जी, ऑन डिमांड है। मैं फिर कह दूं, आपने मांगा, हमने इसको लाया है। अब शुरू करते हैं कल की बैठक के पहले के समीकरण से। देखिए, कौन कितना डिमांड कर रहा था। बिल्कुल, ऑब्वियसली ये बैठक हुई है तो ऐसी तो हुई नहीं होगी। सबके पास एक रफ खाचा था। जी, पिछले बार के चुनाव का भी जो मापदंड था वो सबके पास था। सबकी डिमांड यही है कि भाई हम पिछली बार इतना लड़े थे तो इस बार कम कैसे लड़ेंगे। तो किसको कुर्बानी देनी पड़ेगी पहले ये समझना होगा। देखिए, एनडीए में जिस तरह से दावेदारियां हैं
उसी तरीके से महागठबंधन में भी दावेदारियां हैं जी। और उनके पीछे अपना अपना कारण भी है। बिल्कुल। कोई समीकरण के आधार पर मांग रहा है, कोई विनेबिलिटी के आधार पर मांग रहा है, कोई कह रहा है पिछली बार इतना मिला था इसलिए इतना तो लेंगे ही जी। कोई कह रहा है कि पिछली बार छोड़िए, इस बार लोकसभा में जो देखा होगा उसको देखिए उस हिसाब से दीजिए जी। तो बहुत कुछ सोचना है। राजद भी डरी हुई है कि कौन साथ देगा चुनाव बाद, कौन भाग जाएगा एनडीए में, ये भी सोचना होगा राजद को। हाँ बिल्कुल। अब मुकेश सहनी के चेहरा है जिन पर दोनों तरफ से दाव लगाया जा रहा है, तो मुकेश सहनी की ईमानदारी तो आज तेजस्वी के साथ है, उन्होंने खुल के कह दिया कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन तेजस्वी अगर होंगे सीएम के उम्मीदवार अगर हैं वो और राजद के नेता है तो पिछले अनुभवों से थोड़ा डरेंगे ना जी। हाल ही में उनके इतने सारे विधायक भाग गए थे, कहीं तोड़ लिए गए थे, भाग गए, तो क्या कर सकते हैं। इसका तरीका क्या है, तो देखिए राजद चाहती है कि हम जितना हो सके बहुमत के आंकड़े के करीब अपने दम पर पहुंचे। तो पिछली बार राजद 140 सीटों पर चुनाव लड़ी थी जी, 140, और 140 में से जो राजद जीत कर आई थी वो था 75 सीट। अब इसके इतने ही विधायक नहीं है, बाद में ओवैसी के भी 4 विधायक इनके साथ आ जरूर गए थे, लेकिन उतनी ही संख्या में विधायक इनसे यहाँ से रुखसत भी हुए हैं जी, और कुछ सीटें हारी गई हैं। मतलब लोकसभा चुनाव जीत गए मुझे तक रामगढ़ से जी, फिर मैं भूल रहा हूँ सुरेंद्र राजू जहाँ चुनाव लड़ते थे उनके पुत्र वहां चुनाव हारे जी, तो 2 सीटें तो गढ़ ही हार गए। बिल्कुल। तो ये भी कम हुआ, 2 विधायक उस समय भाग गए थे, 3 फिर एक इधर भाग गए, फिर एक उधर भाग गए, तो कहीं कहीं मतलब राजद भी कमजोर हुई है जी। और इसलिए मुझे लगता है कई लोगों को चिन्हित करके राजद ने भी रखा है और उनके टिकट काटने की संभावना भी बन रही है। लेकिन ऑल इन ऑल राजद जानती है कि 75 सीट हम जीते थे, जीत में सबसे बड़ा हिस्सा हमारा था, तो हम ही ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अगर पिछली बार क्योंकि कांग्रेस चुनाव लड़ी थी 70 सीटों पर और कांग्रेस जीती थी मात्र 19, तो ये जो कांग्रेस ने किया इसकी वजह से तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, ये आम राय थी पिछले चुनाव में। तो कांग्रेस को ज्यादा सीटें अगर ना देकर पिछली बार ही इतनी सीटें, अगर इसमें से कुछ सीटें लड़ जाती राजद तो उसकी विनेबिलिटी ज्यादा होती, ये राजद सोचती है। और इसीलिए राजद पिछली बार जो 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी राजद, वो राजद इस बार जो है वो समीकरण बदल रही है और राजद इस बार चुनाव लड़ना चाहती है 150 से अधिक सीटों पर, 150 से अधिक सीटों पर, 150 प्लस सीटों पर चुनाव वो खुद लड़ना चाहती है जी। अब इसको लेकर क्या समीकरण है, राजद की तरफ से क्या एक्सपेक्टेशन है, वो भी आपको बताते हैं। मैं साथ ही साथ आपको वेरीफाई भी करता चलूं। बिल्कुल। 144 सीटों पर राजद लड़ी थी जिसमें से 75 सीटें जीती, 70 पर लड़ी थी कांग्रेस जिसमें से 19 जीती। मजेदार बात यह है कि राजद इससे पहले वाले चुनाव में जो 2015 का चुनाव था उसमें 80 सीट जीती थी, यानी 5 सीटें राजद को भी कम आई थी जी। कांग्रेस ये भी दलील दे सकती है। दूसरा, कांग्रेस पिछली बार 27 सीट पर जीती थी लेकिन 40 ही सीट लड़ी थी जी, 70 सीट ज्यादा थी, 70 सीट लेकर 19 सीट जीती। हाँ, इसमें से ज्यादातर सीटें कांग्रेस ऐसी लड़ गई जिस पर कांग्रेस मजबूती नहीं थी, महागठबंधन मजबूती नहीं था जी, और जबरदस्ती नंबर्स के लिए वो लड़ गई। तो कांग्रेस को कांग्रेस का कहना ये है कि भाई हम तो वो सीटें लड़े ना जहां आप भी नहीं जीत पाते, तो ये हम पर मत डालिए जीत का हार का ठिकरा जी। 80 सीटें ऐसी हैं विकास, मैं बता रहा हूं आपको, मैं चिन्हित करके बता दूंगा जी। 80 सीटें ऐसी हैं जिन पर ना राजद ना कांग्रेस दोनों मजबूत नहीं है। बिल्कुल। इनमें से ज्यादातर सीटें मुकेश सहनी को देने की इस बार तैयारी है और कुछ और दल जो आ रहे हैं उनको देने की तैयारी है। तो थोड़ा आसान तो राजद के लिए हो जाएगा, लेकिन राजद रिस्क नहीं लेगी। 150 सीटों पर राजद चुनाव लड़ना चाहती है जी, तो 150 राजद। अब कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ना चाहती है, तो देखिए कांग्रेस इस बार जो एक्सपेक्टेड सीटें हैं कांग्रेस की वो है 70 जी। कांग्रेस अध्यक्ष तो 90 बोल रहे हैं, लेकिन 70 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। कम से कम जितना पिछली बार लड़ा था उससे कम लड़ेंगे तो बेइज्जती भी होगी और कहीं ना कहीं इससे, और हाँ, इसमें से ज्यादातर सीटें कांग्रेस अदला बदला करना चाहती है। मतलब राजद जो सीटें स्मार्टली ले ली और पिछली बार हारने वाली सीटें दे दी कांग्रेस को, तो कांग्रेस ये कह रही है कि ये सब सीटें आप हमको दीजिए, आप पिछलका बार जो हम लोग हारे हैं उसमें से बहुत सारी सीटें आप लीजिए या जिसको देना दीजिए। गेम यहाँ भी फंसा रही है राजद, कांग्रेस इसी में थोड़ा सा देरी हो रहा है जी। और फिर आता है एक ऐसा दल जो इस गठबंधन में नहीं था, वीआईपी मौजूदा में 60 सीटें मांग रहे हैं। वो अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने 60 सीट मांगी थी। पिछले बार एनडीए में थे, 11 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 4 सीट जीत कर आए थे।
ये उनका समीकरण था पिछली बार। अब इसमें सीपीआई-एमएल की बात करते हैं। सीपीआई-एमएल 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था, सीपीआई 12 सीट जीता था। बेहतरीन सबसे अच्छा प्रदर्शन। सबसे बेहतरीन प्रदर्शन इनका रहा। और ये पिछले चुनाव में 2015 में 3 सीट जीते थे, उस हिसाब से और अच्छा लगता है जी। और इस बार के लोकसभा चुनाव में भी आपको जानकर हैरानी होगी, इस बार के लोकसभा चुनाव में भी सीपीआई 3 सीटों पर लड़ा था और 2 जीता था। सीपीआई-एमएल एक बहुत मजबूत सहयोगी है तेजस्वी यादव का, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इनको भी सीटें बढ़ानी होंगी। लेकिन इनकी डिमांड क्या है? तेजस्वी यादव ये भी नहीं चाहेंगे कि हमसे नाराज हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनका कैडर वोट है और वो तेजस्वी को फायदा होता है। इस बार तेजस्वी भी जीते हैं, मतलब 3 लड़के 2 ही जीते हैं और कोई 20 लड़कर राजद कितना जीती? 4 जीती। तो उसी हिसाब से तो ये अच्छा प्रदर्शन क्या कहलाएगा ना। जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस समीकरण के आधार पर जो 20 सीटें सीपीआई मांग रही है। 19 पिछली बार लड़ी थी और 12 जीती थी। इस बार सीपीआई-एमएल जो है वो 20 सीटें मांग रही है, लेकिन उसमें कंफ्यूजन भी है। राष्ट्रीय नेतृत्व 10 सीट कह रहा है सीपीआई-एमएल का एक्स्ट्रा, मतलब 30 सीटें। 30 सीट दीजिए, बिहार में 20 सीट, दिल्ली से 30 सीट, तो टोटल दिल्ली की बात सुनी जाएगी। 30 सीटों की डिमांड सीपीआई-एमएल से हो रहा है। तो सीपीआई-एमएल 30 सीट लड़ेगी, कांग्रेस 70 सीट लड़ेगी और राजद 150 सीट लड़ेगी। और फिर सीपीआई जो है वो पिछली बार 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 2 जीती थी। इस बार उसका डिमांड भी 12 सीटों का है, इनका भी डिमांड बढ़ा हुआ है। और सीपीएम है, ये 4 पर लड़े थे और 2 जीते थे, इनकी भी डिमांड 6 सीटों की है। जी, कांटे बहुत है तेजस्वी यादव में, बहुत कांटे हैं। और इतना ही थोड़ी मामला खत्म हो जाता है जी। अभी तो चचा है, अभी तो पान की लाली है, बिल्कुल। कैसे होगा? आईपी गुप्ता को कांग्रेस अलग से 10 सीटें दिलवाने की बात कर रही है। जो आईआईपी है, इंडियन इनकलाब पार्टी जो बनी है, नई पार्टी बनी, इसको 10 सीटें, जिसका गांधीनगर में पान ताती तत्वा का आंदोलन हुआ और बड़े हिट कार्यक्रम हुआ। बिल्कुल, प्रशांत किशोर से इतर भीड़ बहुत लगा, बहुत ज्यादा भीड़ था, बहुत सफल कार्यक्रम कहा जाएगा। एक 10 सालों में जातीय समीकरण के आधार पर सबसे बड़ा रैली कहलाएगा। बिल्कुल। तो 10 सीटें आईपी गुप्ता की डिमांड है कांग्रेस से, जो कांग्रेस ने स्वीकार लिया है जी। अब बिहार में सीटें दिलवाना भी कांग्रेस की जिम्मेदारी है, तो कांग्रेस अपनी 70 और यहाँ 10 80 और चचा का डिमांड भी 10-12 सीटों का है, पशुपति पारस का। अब हम जोड़ा जाए हम लोग इसको। बिल्कुल, अब इसको जोड़ लेते हैं कि कितनी सीट हो रही है। हाँ। इस हिसाब से सीट कम नहीं जाएंगे बिहार विधानसभा। देख लेते हैं, फिर हम लोग बंगाल और उत्तर प्रदेश को, बंगाल और झारखंड को क्यों छोड़े हैं, तो उसको भी ले लेंगे अपने साथ में। बिल्कुल, सीट बढ़ाना है ना। तो पिछली बार का समीकरण में बताया आपको कि जो विनेबिलिटी थी, राजद 144 75 जीती, कांग्रेस 70 19 जीती, सीपीआई 19 12 जीती, सीपीआई-एमएल 19 12 जीती, सीपीआई 6 लड़ी 2 जीती, सीपीआई-एम 4 लड़ी 2 जीती, ओवैसी 5 जीते और 1 एलजेपी, 1 इंडिपेंडेंट और 1 बसपा जीती थी जी। तो ये टोटल भी जोड़ा जाता था, जो महागठबंधन था वो 110 होता था, 5 ओवैसी जोड़ने में 115 होता था, 3 निर्दलीय और लोजपा और जो बीएसपी के मिलाकर 118 होता था और 18 भी जोड़ के सरकार नहीं बन रही थी। 122 का आंकड़ा पूरा नहीं हो रहा था, इसीलिए मुकेश सहनी और मांझी को बुलाया जा रहा था। 118 प्लस अगर 8 हो जाता तो 126 हो जाती, सरकार बन जाता। तो यही कोशिश की जा रही थी, लेकिन दोनों तैयार नहीं हुए। बाद में मांझी जरूर, मुकेश सहनी जरूर आगे साथ में, फिर मांझी भी बाद में आए, लेकिन तब तक चिड़िया चुग गई, खेत हो गया था जी। तो अब डिमांड जो है इस बार वो क्या है, जो टेबल पर लेकर आए थे सभी दल। चलिए शुरू करते हैं जी। 150 कम से कम तेजस्वी यादव, 150 तेजस्वी यादव जी। 70 बिहार में, अंततः मैं 90 बोल सकता हूं, लेकिन 70 ही मांग रही है कांग्रेस। ये उनके जो प्रभारी है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है जी। तो 70 ही जोड़ता हूँ, 90 नहीं जोड़ता हूँ, क्योंकि 90 तो अतिशयोक्ति हो जाएगा जी। तो 70 में कांग्रेस का जोड़ रहा हूं। अब रही बात वीआईपी की 60 सीटें, सीपीआई-एमएल 30 सीटें, सीपीआई और सीपीएम जो है वो मिलाकर 15 सीटें मांग रहे हैं। 15 सीटें इनकी हुई। पान ताती तत्वा 10 सीट पान ताती तत्वा, फिर
जो 10 सीटें हैं वो मांग रहे हैं चाचा। पशुपति मुझे लगता है कि पारस। 10 तो नहीं मिलेगा, 8 7 8 सीटों के बीच में उनकी डिमांड थोड़ा रीजनेबल लगता है जी। तो 8 उनका भी जोड़ देते हैं। 10 नहीं जोड़ पाऊंगा, मेरे से प्रैक्टिकल जोड़ घटाव नहीं होगा। 344 सीटें जी 243 में 344 सीटों की आवश्यकता पड़ेगी। 101 सीटें कम पड़ रही हैं, कहाँ से लाया जाए? वो झारखंड से तो जोड़ने से खाली नहीं होगा, जी हमको लगता है कि बंगाल भी जोड़ने से नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं, बंगाल जोड़ने से हो जाए। हाँ, बंगाल या उत्तर प्रदेश में से बंगाल- एक को हम लोग टेक ओवर कर लिया जाए, जी तब महागठबंधन की सीटें जो है पूरी वो बढ़ जाएंगी। बट जोक सपाट, क्या विनिंग कॉम्बिनेशन हो सकता है और कैसे लैंडिंग हो सकता है इन सीट के बंटवारों का? जी। मैं जो आपको आंकड़ा बताने जा रहा हूं दर्शकों, वर्तमान में यही सत्य है। कुछ बदलाव हो सकता है, कुछ 19-20 हो सकता है, कोई दल बाहर चला गया तो जोड़ घटाव बदलेगा, कोई दल नया आ गया तो जोड़ घटाव फिर बदलेगा, लेकिन मैं कंप्लीट एनालिसिस आपको बता रहा हूं। मैं कोई भी दल को बाहर छोड़कर नहीं बता रहा हूं, मैं आपको फाइनल बता रहा हूं कि किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं फाइनली। जो लैंडिंग, जिसको लैंडिंग कहते हैं कि कहां पे आकर रुकेगा ये सब कुछ, वो क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं दर्शकों। उसके लिए कुछ कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। तो आपको विकास जी मैं बताने जा रहा हूं कि एक्चुअल कहां ये रुकेंगे। देखिए 24-25 तारीख को 2 दिवसीय फिर बैठक है, पटना में ही है। इस बार सदाकत आश्रम कांग्रेस मुख्यालय में है और कांग्रेस इस बार लीड करेगी इस बैठक को। तो कहीं ना कहीं समीकरण बना है, तभी इस बात को लेकर रजामंदी बनी है जी, वरना ये सब कुछ नहीं होता। मांझी ने भी आज हमला किया है कि स्टीयरिंग कमेटी की कमान जरूर तेजस्वी को दे दी गई, लेकिन पिछली बार भी संयोजक इसको बनाया गया था इंडिया में, वो पीएम का कैंडिडेट नहीं बना। तो इस बार भी चांसेस ये है कि जिसको कमान दी गई है वो सीएम नहीं ही बनेगा जी। और इनके सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान, जदयू सभी हमलावर है कि इनका नहीं बट पाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि समीकरण इन लोगों ने अपने मन में बना लिया। देखिए कहने का मतलब कि जो तेजस्वी यादव कहेंगे, लालू यादव कहेंगे, वो तो सबको स्वीकार्य है। थोड़ा सा 19-20 जरूर सब लोग करेंगे, लेकिन वो 19-20 कितना होगा वो समझना बहुत इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, किस आधार पर होगा ये भी समझना इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, देखिए पिछली बार 20 से अधिक सीटें ऐसी थी जी, ये सबसे महत्वपूर्ण बातें मैं 2-3 बता दूं जी। 20 से अधिक ऐसी सीटें थी जिस पर 1000 से कम मार्जिन से हार जीत हुई थी, महागठबंधन की हार हुई थी। बिल्कुल, तो महागठबंधन 20 सीटें और जीत जाती अगर 1000 वोट और आता हर सब विधानसभा में। और टोटल जो हार हुई थी महागठबंधन की वो कितने वोटों से हुई थी बिहार में पता है आपको? 11,000 समथिंग, मैंने 12,000 वोट जी। 12,000 और वोट आ जाते तेजस्वी यादव को, कांग्रेस को मिलाकर और बाकी दलों को मिलाकर, तो सरकार आज महागठबंधन की होती जी। तो दर्शकों आखिर यहां से आगे बढ़ते हुए महागठबंधन के पास क्या अच्छी बातें हैं जी। एक तो ये कि हम 20 सीट और जीत सकते थे। पिछली बार कोऑर्डिनेशन भी कमजोर था क्योंकि नया गठबंधन बना था। इस बार कोऑर्डिनेशन और बेहतर पहले करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, मैंने आपको विश्लेषण में पंचनामा में कहा भी था कि देरी हो रही है, जल्दी करना चाहिए इन्हें। और हर मंच पर सिर्फ मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव का जोड़ी नजर आई थी, बाकी सबको जोड़ना जरूरी है। अब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कांग्रेस मुख्यालय में जब 24 को बैठक हो तो उसमें आईपी गुप्ता भी मौजूद हो, बिल्कुल, और चचा पारस भी मौजूद हो जी। और जो नहीं मौजूद होंगे तो फिर कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा वहां से, फिर इधर उधर हाथ पांव मारने लगेंगे लोग जी। तो एक कि 11,000 समथिंग वोटों से ही मात्र तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। 1000 अंतर से कम अंतर वाली कई 20 से अधिक सीटें हैं। और इसका रास्ता ये है कि जो राजद पिछली बार 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, वो इस बार 160-70 सीटों पर चुनाव लड़े और उसकी विनेबिलिटी को हाई कर, लेकिन ये संभव नहीं है वर्तमान गठबंधन के आधार पर। तो राजद को सबसे बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुर्बानी ये कि राजद बढ़ाकर लड़ना चाहती है तो राजद कम लड़ेगी। अब राजद टोटल 130 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लिख लीजिए। कैलकुलेटर में खोल रहा हूँ जी और आपको दे रहा हूँ कि आप अपना जोड़ घटाव आप अपने घड़ी मोबाइल में कीजिए ना जी, ताकि मैं समीकरणों को बता भी सकूं, मैं भी बताता रहूंगा साथ साथ जी। 130 सीटों पर राजद चुनाव लड़ेगी, ये लगभग तय फॉर्मूला है। बिल्कुल, 130 राजद जी। अब यदि आपके मन में कोई सवाल है तो वो पूछ लीजिए। तो 130 पर अगर राजद लड़ेगी तो फिर सीएम कुर्सी पर तेजस्वी कैसे सपना देख सकते हैं? ये तो सवाल। बाकी गठबंधन के दलों के साथ गठबंधन किया है तो विश्वास तो करना पड़ेगा ना।
नीतीश भी भरोसा कर रहे हैं जी। सम्राट भी भरोसा कर रहे हैं, सब लोग भरोसा कर रहे जी। हैं। तो इस गठबंधन पर ही भरोसा, और बिना गठबंधन के राज्य सरकार नहीं बना पाएगी, ये भी जान लीजिए। बिल्कुल। तो 130 राजद लड़ेगी। तो एक बहुत बड़ा सवाल जो खड़ा होता है दर्शकों, वो ये होता है कि राजद के अतिरिक्त जो विधायक हैं वो कहाँ जाएंगे। राजद जो सरकार के नजदीक पहुंचना चाहती है बनाने के अपने दम पर, वो कैसे संभव होगा। इसका तरीका है, राजद लगभग 30 प्रत्याशी अपने गठबंधन के दलों को देगी अपने पास। 30, किसी को 5, किसी को 2, किसी को 10, किसी को 12, बिल्कुल इसी आधार पर। मतलब सीट तो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन उम्मीदवार भी हम आपको देंगे। उम्मीदवार भी हम ही देंगे आपको। जी। इसमें सबसे बड़ा जो दबाव होगा वो कांग्रेस और वीआईपी पर होगा। जी। कांग्रेस और वीआईपी को अपने कोटे के प्रत्याशी दिए जाएंगे, विनिंग प्रत्याशी दिए जाएंगे, ताकि कल अगर इधर उधर कोई करना चाहे तो फिर हम तो जो नकेल है वो इनके हाथ में रहे। जी। इतना ही नहीं, पशुपति पारस की सीटों पर भी हो सकता है, अगर ज्यादा सीटें मिल जाती हैं कहीं तो प्रत्याशी राजद के ही होंगे। उसके अलावा आईपी गुप्ता के कॉर्नर में भी 1-2 प्रत्याशी अपने घुसाने की कोशिश की जाएगी। खैर, कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी? देखिए, कांग्रेस मांग तो रही है 70 प्लस और 90 प्लस, लेकिन कांग्रेस को जो मिलने वाली सीटें हैं वो 40 सीटें हैं। जी। 40 बैक टू बेसिक। जी। जो 2015 के चुनाव में लड़े थे और जिस पर 27 सीट जीत कर प्रदर्शन अच्छा किए थे, अब 70 सीटें तो मिलने से रही। जी। आपको 40 सीटें दी जा रही हैं। यहाँ कांग्रेस को नुकसान नहीं है, कांग्रेस को फायदा ये होगा कि जो अतिरिक्त 30 सीटें कांग्रेस हारने वाली ले ली थी पिछले बार, वो नहीं मिलेंगे, बच जाएंगे, उससे बचेंगे। और कुछ कैंडिडेट्स 10-12 राजद की तरफ से कांग्रेस ज्वाइन करके बकायदा, और वो चुनाव लड़ेंगे। 10 लड़े, 8 लड़े, कितना लड़ते वो तो समय बताएगा, देखेंगे हम लोग। लेकिन रास्ता यही निकाला जा रहा है, कि कांग्रेस को 40 सीटें ही मात्र दी जाए, लेकिन चॉइस दिया जाए कि आप अपने से चुनिए कौन कौन सी सीटें। जी। अगर राजद के सिटिंग विधायकों की भी सीटें काटनी पड़ी कांग्रेस के लिए तो कुछ काटा जाएगा। जी। समझ रहे ना बात? जी। तो कांग्रेस भी खुश होगी, ये जीत है कांग्रेस की। 90 और 100 सीटें लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी। विनेबल सीटें चाहिए, बिल्कुल प्रदर्शन बेहतर करना है, बिल्कुल। तो ये कांग्रेस स्वीकार लेगी, और इसलिए भी स्वीकारेगी क्योंकि पिछले लोकसभा में आपको याद है कांग्रेस जो लड़ी थी सीटों पर, कितनी सीटों पर? 9 सीटों पर कांग्रेस जो लड़ी थी वो 9 सीट पर लड़ी थी, और कांग्रेस जीत कर आई थी 3 + 1 पप्पू यादव 4। और राष्ट्रीय जनता दल लड़ी थी 23 सीटों पर और जीत कर आई थी 3 या 4 जीती थी, 4 जीती थी। तो 4 ये जीते, 3 + 1 4 वो जीते, 8 हुआ। 2 सीपीआईएम जीती थी, 10 हो गया था इनका आंकड़ा। तो इस आधार पर राजद से पिछले लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस और सीपीआईएम का था। तो ये भी वो लड़ाई वो लड़ेंगे। विनिंग सीटें मिली थी तब तो जीते थे ना, बिल्कुल चॉइस था, बिल्कुल। अब यही काम इसमें किया जाएगा, तो 40 सीटों से अधिक मिलता कांग्रेस को नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस भी शायद इसमें खुश इसलिए होगी क्योंकि चॉइस उसका रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दल जो पिछली बार नहीं था इनके साथ, अब उस दल की बात करते हैं। मुकेश सहनी की डिमांड 60 सीटों की है। उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में स्पष्ट कहा है, लेकिन मुकेश सहनी को कितनी सीटें मिलेंगी ये बहुत अपने आप में मजेदार है। मुकेश सहनी को 25 से 30 सीट देने के पक्ष में तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि मल्लाहों को हम इतना प्यार दें कि मल्लाह हमें भी रिटर्न में वोट और प्यार दोनों दें। MYM समीकरण पर हम चुनाव लड़े। तो 25 सीटें 30 सीटें, मुझे लगता है कि 30 सीट पर ही मुकेश सहनी मानेंगे भी तो मानेंगे। मुझे लगता है कि वो 40 सीटों तक ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन चूंकि कांग्रेस की सीटें भी अच्छी खासी कम हो रही हैं, अपने कोटे से भी राजद कम कर रही है, तो उस दोनों के बलिदान को देखते हुए मुकेश सहनी भी छोटा बलिदान दे देंगे। मुझे तक 30 सीटों पर 25 से 30 के बीच में, तो 30 ही लिखिए। 30 सीटें वीआईपी लड़ती नजर आ रही है मुझे, और मुझे लगता है कि इसमें भी 8, 9, 10 जितने भी प्रत्याशी हो राजद की तरफ से दिए जाएंगे। तो प्रत्याशी कहीं ना कहीं राजद इस वीआईपी को भी देगी। वीआईपी पास नंबर भी ज्यादा रहेगा, लेकिन वीआईपी को सबसे ज्यादा जो फायदा होगा इस गठबंधन में, जिसके चलते वो नहीं जा रहे हैं ऑफर के बावजूद एनडीए में, उसका कारण ये है कि सीटें तो कम मिल रही हैं जितना मांगा उससे, लेकिन साथ में एक डिप्टी सीएम की कुर्सी मिल रही है। और क्या मिल रहा है?
सरकार बनने के चांसेस बढ़ रहे हैं, मंत्री बनेंगे और सबसे बड़ी बात कि मलाह बहुल क्षेत्रों में टिकट मिलेगा जी, बिल्कुल विनिंग कॉम्बिनेशन की टिकटें मिलेंगी। तो इसलिए, और मुझे लगता है कि शायद उन्हें ये लगता है कि उनके समाज के साथ भाजपा ने धोखा किया है, और आरक्षण की बात जो है वो केवल तेजस्वी यादव ही कर सकते हैं, और इसलिए भी जब डिप्टी सीएम बन जाएंगे तो आरक्षण का जो इनका मांग है वो पूरा भी हो जाएगा। बिल्कुल, तेजस्वी पर दबाव बना सकते हैं, भाजपा पर दबाव बनाना संभव नहीं है, पिछली बार हार गए थे मना जी। तो इसलिए 30 सीटें वीआईपी की मुझे लगता है कंफर्म लग रहा है मिलेंगी। इसी आसपास में 1-2 सीट कम बेसी हो जाए तीनों का, चाहे राजद का हो या कांग्रेस का हो या इनका हो, लेकिन ये जीरो वाला कॉम्बिनेशन कैलकुलेटर पे बढ़िया बैठता है, इसलिए मैंने जीरो वाला कैलकुलेटर पे ही बिठाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पिछली बार की जो तीसरे नंबर की पार्टी थी वो इस बार चौथे नंबर की पार्टी हो जाएगी इस गठबंधन में। क्यों हो जाएगी? क्योंकि सीपीआई एमएल जो है वो सीटें जो डिमांड कर रही है इस बार वो अधिक है। सीपीआई एमएल जो है वो इस बार 30 सीट डिमांड कर रही है जी, 30 सीट सीपीआई एमएल डिमांड कर रही है। 19 लड़ी थी और 19 लड़कर 12 जीती थी। अच्छा प्रदर्शन था, अच्छा इसको कहा जाएगा प्रदर्शन, अच्छा कहा जाएगा इसका स्ट्राइक रेट, और इस स्ट्राइक रेट के आधार पर वो सीटें बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी भी चाहते हैं कि सीपीआईएमएल को टिकटें दी जाए, क्योंकि पिछले चुनाव में 2 सीट पर वो जीत हासिल किए थे, और वो लड़े थे कितने सीटों पर? सीपीआईएमएल जो है वो 3 सीटों पर लड़े थे, 2 में जीत, बताइए 3 लड़े थे और 3 में 2 जीत गए थे। ये तो बड़ी बात है ना। बिल्कुल, बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है, पिछले चुनाव में भी, विधानसभा में भी, लोकसभा में भी, और ये डिजर्व करते हैं। इसलिए मुझे लगता है 10 सीट तो वैसे ही डिजर्व करते हैं। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि इन्हें जो है वो 30 तो ये मांग रहे हैं, लेकिन इन्हें 19 की जगह 20 सीटें इस बार दे दी जाएंगी। बिल्कुल, 19 की जगह 20 सीटें, 1 सीट की बढ़ोतरी इनको। अब तक देखिए जीत कौन रहा है, तो यही जीत रहा है। सारे पुराने दलों में से अगर जीत किसी को हो रही तो सीपीआईएमएल को, सीपीआईएमएल को 20 सीट मुझे मिलता नजर आ रहा है। और ये चर्चाएं भी हो रही हैं कि ये एक तरीके से कन्हैया को भी और लेफ्ट के नेताओं को भी साधने का एक तरीका, क्योंकि कन्हैया देखा कांग्रेस में है, तो कन्हैया को एक मैसेज चला जाएगा और लेफ्ट के दलों को एक प्यार भरा मैसेज चला जाएगा। 20 ये आपने जोड़ लिया। अब बचते हैं पिछली बार के सीपीआई और सीपीआईएमएल, सीपीआई और सीपीआईएम, सीपीआई और सीपीआईएम बन 3 दल है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। सीपीआई पिछली बार 6 सीट पर लड़ी थी, 2 जीती थी। सीपीआईएम जो है वो 4 सीट पर लड़ी थी, 2 जीती थी। तो 2-2 मिलाकर ये 4 सीटें ये दोनों पार्टियां जीती थी। इन दोनों पार्टियों का मिश्रित डिमांड 15 सीटों का है। 15 सीट का इनका डिमांड है, लेकिन इन दोनों दलों से पहले जो एक मजेदार दल की एंट्री हो जाती है 5वें नंबर पर, चाचा पारस। नहीं, पारस अभी कहाँ आ गए, पारस तो बहुत पीछे हैं। 10 सीटों के साथ आईपी गुप्ता की एंट्री। देखिए कांग्रेस की 70 सीटें थी पिछली बार, इस बार 40 दिया जा रहा है। कांग्रेस अपने साथ कहे छोटे भाई को भी अपने लेके आई है। बिल्कुल, हमरा 2 पूरी देबो तो आधो दे देबो हमरा भैया के, तब ना हम बैठम, ना तो ना बैठम। और आईपी गुप्ता ने लोहा भी मनवाया। आईपी गुप्ता ने राहुल गांधी से मनवा लिया है इसी शर्त पर वो कांग्रेस का समर्थन करेंगे। 80 लाख लोग हैं, वोट है, हर विधानसभा में चर्चा हो रही है। भाजपा के बिहार के अध्यक्ष चर्चा कर रहे हैं कि अरे गुप्ता जी तो पान नहीं होता है ना, पान कौन सा होता है। सम्राट चौधरी जी के ऑफिस में चर्चा हो रही है कि पान माने कौन, चौरसिया। उनके यहाँ चर्चा हो रही है ताती क्या करता है, तो सेंटरिंग करता है, तो हम तो सुने कि बुनकर है तो वहां वो भी है। ये चर्चाएं हो रही है ना। राहुल गांधी को भी पूछना पड़ा कौन है आईपी गुप्ता, बुलाओ जल्दी, काहे इस्तीफा दे रहा है। पूछना पड़ा ये लोग क्या मांग रहा है, तो आरक्षण मांग रहा है, कैसे दिया आएगा, तो सरकार में आएगा तो आरक्षण दिया आएगा। क्यों किसने छीन लिया, आरक्षण तो था ना, तो हाँ कोर्ट में हल्का मामला सरकार ने रखा तो नहीं मिल पाया इनको, तो दलित में इनको वापस भेजना है तो हाँ भेजना है। वोट करेंगे तो जिसको जो इनके आरक्षण की डिमांड को मानेगा उनको ये वोट करेंगे, लेकिन ये बेवकूफ नहीं बनेंगे मुकेश सहनी की तरफ। पिछली बार जो मुकेश सहनी नए थे तुमको बना लिया गया, बिल्कुल ये मुकेश सहनी से सीख गए हैं। 10 टिकट दो, 5 को 6 को जिताएंगे अपना विधायक, और तुमको भी जिताएंगे, लेकिन अपना विधायक रहेगा तो बात करेगा ना मेरा, नहीं तो इस्तीफा देगा, सरकार तुम्हारा गिराएगा, नहीं दोगे आरक्षण तो। ये आइडिया आईपी गुप्ता का है, कांग्रेस इसके लिए तैयार है।
तेजस्वी पर दबाव है, लेकिन कांग्रेस की सीटें अगर कम कर रही है तो उसे एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा आईपी से कहीं ना कहीं। तो कांग्रेस बेसिकली 50 सीट ही लेगी तेजस्वी यादव से, और उस 50 सीट में से 10 सीटें आईपी गुप्ता के नाम पर दी जाएंगी। आईपी गुप्ता अपने सिंबल पर लड़ेंगे, कांग्रेस सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। हो सकता है कि कांग्रेस के 1-2 प्रत्याशियों को वो एडजस्ट अपने यहाँ कर ले, 1-2 राजद के प्रत्याशियों को भी एडजस्ट कर ले। लेकिन एक बात मैं दावे से कह देता हूं, आज ही जो प्रत्याशी उधर से आएंगे वो भी पान समाज के ही स्वीकार्य होंगे। जी, मतलब आईपी गुप्ता दबदबा कायम रखेंगे कि आपको देना है तो दीजिए, हम मान जाएंगे। तो एनडीए में बुलाहट है। अब मुकेश सहनी जैसी हड़बड़ी तो है नहीं, पहला चुनाव है, चले जाएंगे एनडीए में, क्या दिक्कत है। राहुल गांधी का कोई टिकट थोड़ी काट के रखे, राहुल गांधी हमारा कसम थोड़ी खा रखा है। देंगे तो देंगे, नहीं तो मोदी जी जिंदाबाद, नीतीश जी जिंदाबाद। सोचना क्या है। तो 10 सीटें 5वें नंबर पर जो वाइल्ड कार्ड एंट्री, आईपी गुप्ता की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई है। 10 सीटें इनको 100% मिलने जा रही हैं। बिल्कुल। अगर बहुत इनका दिन दुनिया खराब होगा, बहुत भावनात्मक आदमी है, तो हो सकता है कि इनको कांग्रेस फंसा ले, राजद फंसा ले, तो 8 सीटों तक ये पहुंचेंगे। लेकिन 10 ही लिखिए, क्योंकि ये अड़ गए 10 पर, फिलहाल तो अड़े हुए हैं, बाद में देखिए क्या होता है। तो 10 सीटें इनको कांग्रेस कोटे वाली मिलती नजर आ रही हैं। देखते हैं क्या होता है। 10 आप लिखिए इसमें। 10 लिखा गया। चलिए 10 आपने लिख लिया। अब बचते हैं सीपीआई और सीपीआई-एम। तो सीपीआई और सीपीआई-एम पिछली बार जितने सीटें लड़े थे उसमें विनेबिलिटी उनकी ठीक ठाक थी। 50% का सीपीआई-एम का था और थोड़ा 30% के आसपास था सीपीआई का। तो इन दोनों को वही 6+4 की जगह इस बार 5+5 मिलने की संभावना है। दोनों को मिलाकर 10 सीटें। हाँ, लेकिन देखिए इसमें पेच फंसेगा, इसलिए मुझे लगता है कि सीपीआई की 6 सीटें वापस उनको दे दी जाएंगी और सीपीएम को कहा जाएगा कि इस बार एडजस्ट कर लीजिए, बहुत ज्यादा मारपीट है। 4 पेड़ आप लड़े थे, 4 ही लड़ लीजिए। मतलब वही हो रहा है कि दोनों को मिलाकर 10 सीटें रहेगी। 6+4 लिख लीजिए जी। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया। अब आपका जोड़ कितना हुआ कुल योग? देखिए 240 हो रहा है। 240 जी। 4 सीटें जो बच रहे हैं वो चाचा पशुपति पारस जो 243 सीटें हैं बिहार में। हाँ, 3 सीटें जो बच रहे हैं उसमें एक और एंट्री आरएलजेपी की 3 सीटें। अब आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए जी कौन कौन लड़ रहा है चुनाव। बिल्कुल। तो ये पशुपति पारस चुनाव मुझे लड़ते नजर नहीं आ रहे हैं। उनकी जगह उनके पुत्र चुनाव लड़ेंगे, इसकी प्रबल संभावना है अलौली से। जी। समस्तीपुर या खगड़िया की किसी एक सीट से प्रिंस पासवान भी चुनाव लड़ेंगे, इसकी संभावना है। प्रवक्ता कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा, ये भी कंफर्म है। बिल्कुल। सुभान सिंह परिवार से कोई एक चुनाव लड़ेगा, ये भी कंफर्म है जी। तो 3 सीटें जो मिल रही हैं जिसकी संभावना स्पष्ट नजर आ रही है वो। और देखिएगा कि आप प्रवक्ता भी एकदम टावर छोड़ दिए हैं। जब से तेजस्वी यादव ने कहा है कि चाचा हमारे साथ है पशुपति पारस, उनको हम लोग सोचेंगे उनके बारे में, बात चल रहा है विधिवत उधर से हट गए हैं तो हम लोग इधर कुछ रास्ता निकालेंगे। तो तब से प्रवक्ता लोग टावर छोड़ने को उनका भाई घूम के इंटरव्यू दे रहा है, खुशी की लहर दौड़ी है। तो ठीक है, अच्छा भी बहुत दिन बाद घर में खुशी की लहर दौड़ी, सोहर तो गंवाना ही चाहिए। जी बिल्कुल। खैर रही बात इस समीकरण की, तो फिर से एक बार दर्शकों के लिए हम रिपीट कर देते हैं। राजद 130 सीटें जी, कांग्रेस 40 सीटें, मुकेश सहनी को 30 सीटें, फिर जो सीपीआई एमएल है उसको 20 सीटें, आईपी गुप्ता को 10 सीटें यानी आईआईपी को, इंडियन इनकलाब पार्टी को, फिर 6 सीटें सीपीआई जो एम है सीपीआई है उसको दी जाएगी और 4 सीटें सीपीआई एम को दी जाएंगी और 3 सीटें पशुपति पारस जी को दी जाएंगी। अब यहाँ एक और गेम समझिएगा जी। पशुपति पारस अपने सिंबल पर चुनाव लड़ते मुझे नजर नहीं आ रहे। चुनाव तक हो सकता है कि वो सिंबल लालटेन का थाम ले। मुझे सूरजभान सिंह भी इतने मजे हुए खिलाड़ी हैं, अगर उनको मौका मिलेगा इस चुनाव को लेकर लीड करने का जी, तो या तो वो एनडीए के साथ ही समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे या अगर पशुपति पारस ने मन बना ही लिया है तो फिर वो चाहेंगे कि लालटेन के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाए जी। तो उस हिसाब से 3 सीटें आप फिर कहां बढ़ेंगी? लालटेन में जी। तो राजद इसीलिए आप देखिएगा कि भले राजद 10 सीटें कम कर रही है अपनी, लेकिन कायदे से राजद लड़ेगी कितनी सीटों पर? 170 सीटों पर जी। 170 सीटों पर राजद लड़ेगी तो राजद यही कोशिश करेगी कि 120-22 बढ़िया चुनाव जाए, 120-22 हम जीत जाए जी। सभी दलों को मिलाकर सरकार, मतलब सभी दलों को मिलाकर, अपने लोगों को मिलाकर जी, बाकी मिलाकर तो चाहेगी कि 200 तक आंकड़ा चला जाए, 180-90 तक चला जाए बिल्कुल। लेकिन अगर राजद ही केवल
अपनी 130 सीट पर लड़ी है, उसमें मान लीजिए 80-90 लेके आ जाए, फिर 5 को उधर भेजिए, उसमें से 2 को जीत जाए, उधर 10 भेजिए, उसमें से 5 को जीत जाए, उधर 3 भेजिए तो 3 को 2 को जीत जाए, वैसे कर करके जो जीत जाएंगे 123 वाला जो आंकड़ा उसे पूरा कर लेना है। 90-95 खुद जीत जाए, 130 में 100 जीत जाए, और उसके बाद जो 20-25 की आवश्यकता पड़ेगी वो बाकी दलों से हाजिर हो, स्लीपर सेल, और सब लोग अपना तोड़ मरोड़ के हाजिर हो जाए। अगर आवश्यकता पड़े तो, नहीं तो मिलके सरकार बनाएंगे। 3 डिप्टी सीएम भी तो बनाना है। बिल्कुल, इसीलिए मुझे लगता है कि शायद ये समीकरण बेस्ट सूटेड है। अंदर में कई जो बैठे हुए लोग थे वो भी डिमांड वाली बात तो सबने बताई, लेकिन साथ साथ ये भी कुछ लोगों ने बताया कि हम कितना कम में मान जाएंगे। हम नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन जान लीजिए कि बस कमोबेश यही स्थिति रहेगी। जो 130-40 है वो 4-5 अंतर उनमें हो सकता है सीटों का मेरे समीकरण में। हाँ जी। और जो 4-5 है, 10-12 है, उनमें 1-2 सीटों का अंतर होगा। मुकेश सहनी का 5 सीट का अंतर आगे पीछे हो सकता है। कांग्रेस का बहुत अंतर होता नजर मुझे नहीं आ रहा है। कांग्रेस और आईपी गुप्ता का अंडरस्टैंडिंग ही बिगड़ सकता है अगर नहीं गुप्ता की बात मानी गई तो, या कांग्रेस नहीं मनवा पाई उनकी बात तो उतना में थोड़ा सा पेच बदलता नजर आया। बाकी कमोबेश यही समीकरण 24-25 तारीख को भी आपको देखने को मिलेगी, फाइनलाइज होता हुआ दिखेगा। चलिए, पंचनामा में हम चीरफाड़ कर रहे थे और हमारे डॉक्टर साहब बिहार की राजनीति के नब्ज को टटोल रहे थे। देखिए भाई, अब बीच बीच में वीडियो में आप लोगों को हमारे चैनल के क्यूआर कोड नजर आया होगा, वो काफी देर तक स्क्रीन पर रहा भी है। इस पर स्कैन करके आप हमारा सहयोग जरूर कीजिए। आज ये आग्रह इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि आपको पता है हमारे चैनल की स्थिति क्या हुई है भारत लाइव के साथ, और उससे वापस लाने के लिए हम लोग बहुत बड़ा जो राशि है उसको इकट्ठा कर लिया है हमने, लेकिन अभी भी 3.5 लाख के आसपास की जो राशि है वो 3 लाख के आसपास कम पड़ रही है। कल तो दर्शकों ने 50,000 के आसपास हमें भेजा भी है, तो उसमें एक राशि, महत्वपूर्ण राशि अभी घट रही है, जिसे हम लगातार प्रयास कर रहे हैं अलग अलग तरीके से रिकवर करने का। भारत लाइव को वापस लाना है तो हम सबको मिलजुल कर ये तो करना ही होगा। बीच बीच में भी आपको वीडियो पे दिखा होगा, अंत में मैं चाहूंगा कि वीडियो पे दिखा दिया जाए वो हमारा जो क्यूआर कोड है, ताकि दर्शक हमारा सहयोग कर सकें। जी देखिए, हमारे डॉक्टर साहब हैं, बिहार के नब्ज को टटोल रहे थे। सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में जो फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है उसे हम पहले ही आप तक लेकर आए हैं और आपके डिमांड पर लेकर आए हैं। लेकिन भारत लाइव की पूरी टीम इस वक्त आपसे आग्रह कर रही है कि भारत लाइव पर ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद और अपना प्यार जरूर दीजिए, ताकि हम अपने भारत लाइव जो हमारा चैनल है उसे वापस ला सके। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा साथ।